हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी परीक्षा की। देश भर से लाखों बच्चे जो हैं यूपीएससी की परीक्षा देते हैं और यूपीएससी परीक्षा की वो बच्चे तैयारियां करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती है और कहीं ना कहीं कुछ गलतियां रह जाती हैं जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसी कॉमन गलतियां जो स्टूडेंट बार बार कर रहा है, उसको महसूस नहीं होता है, उसको पता नहीं पड़ता है कि कुछ गलतियां उसके साथ हो रही हैं जिसकी वजह से वो सिलेक्शन नहीं हो पाता है या नहीं ले पाता है। तो आज हम उन गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जिन गलतियों से बच्चे का सिलेक्शन जो है वो होते होते रह जाता। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी गलतियां हैं, लेकिन इन गलतियों को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में। सबसे पहली और कॉमन मिस्टेक जो यूपीएससी एस्पिरेंट करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल को इकट्ठा करना। जी हाँ, बच्चे क्या करते हैं कि आपने एक बुक परचेज कर ली, फिर गए दूसरी बुक परचेज कर ली, तीसरी बुक परचेज कर ली, आपने किसी कोचिंग का ऑनलाइन ट्यूटोरियल भी ले लिया, फिर तीसरा आपने 2-3 यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर रहे हैं। तो रिजल्ट क्या होता है? आप कहीं एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इतनी ज़्यादा चीज़ों से अच्छा है आप कुछ चीज़ों पर फोकस करें। जैसे आप कोई एक पर्टिकुलर बुक जो है बुक को फॉलो करें, एक कोई यूट्यूब चैनल कंसिस्टेंसी उसको फॉलो करें, बिल्कुल कंसिस्टेंट बनकर उसको फॉलो करें, या फिर कोई एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल ले लें कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का। तो मतलब कम चीज़ों पर आप जो है वो डिपेंड रहें। जितना ज़्यादा चीज़ों के आप भरोसे रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको दिक्कत करेगी। 3-3 4-4 बुक लेने से अच्छा है कि हम कोई भी एक पर्टिकुलर बुक को अच्छे से फॉलो करें। और अंत में क्या होता है, बहुत सारा जो हमने पढ़ा है वो हम भूल जाते हैं। ठीक है, रिवीजन ही नहीं हो पाता है। कोर्स पूरा करने के लिए आपने 4 बुक खरीद ली, चारों का अलग अलग चीजें, उसको भी पढ़ रहे हैं, उसको भी पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, रिवीजन हो ही नहीं पा रहा है। सिर्फ आप बुकें खत्म करने में लग रहे हो, ऑनलाइन टेस्ट प्रिपेयर करने में लग रहे हो, या फिर ऑनलाइन जो ट्रेनिंग है वो ले रहे हो और यूट्यूब को फॉलो कर रहे हो, उनका कर रहे हो। तो ये सारा क्या होता है, हौच पौच हो जाता है। इट्स बेटर कि हम कोई एक नहीं कुछ कुछ चीजों को हम फॉलो करें और उनको ही खत्म करने की कोशिश करें। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक बार पूरा स्टडी करके अनलिमिटेड बार रिवीजन करना कितना अच्छा होता है। ये सबसे सफल तरीका है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने का। ठीक है, लेकिन बच्चे वैसा नहीं करते हैं, बच्चा इसको उल्टा करते हैं। अनलिमिटेड कोर्स मटेरियल जो है वो इकट्ठा करते हैं और अनलिमिटेड पढ़ते रहते हैं, और रिवीजन जो होता है वो बिल्कुल जीरो होता है, जबकि उल्टा करना चाहिए। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही सलाह देता हूँ कि आपको करना क्या है, आपको अनलिमिटेड बार रिवीजन करना है। स्टडी आपको एक बार करना है, अनलिमिटेड बार आपको उसका रिवीजन करना है, तो ही आपको जो है सफलता इसमें मिलेगी। तो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चा आंसर राइटिंग स्किल्स को काफ़ी लेट चालू करता है। मैं इतने स्टूडेंट से बात करता हूं जो आंसर राइटिंग स्किल्स जो होती है वो पहले क्या सोचता है कि पहले मैं प्रीलिम्स निकाल लूं, ठीक है, फिर मैं मेंस की तैयारी करूंगा, तब मैं लिखना चालू करूंगा। तो मैं सभी विद्यार्थियों और बच्चों को ये बता देता हूं कि 2 महीने में आप आंसर राइटिंग स्किल्स को नहीं सुधार सकते, प्रेजेंटेबल नहीं बना सकते, स्ट्रक्चर्ड नहीं बना सकते। ये एक ऐसी स्किल है जो लंबे वक्त में आपके पास आती है। ये शॉर्ट हैंड नहीं है कि आपने 1 महीना उसकी प्रैक्टिस करी और आपके पास आ गया। इसको आपको टाइम देना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ ही हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी चालू करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स की तैयारी में ही जुट जाते हैं, आंसर राइटिंग पर बिल्कुल फोकस नहीं देता है। उनका कहना होता है कि हम पहले प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, फिर प्रीलिम्स में सिलेक्ट हो जाएंगे, तो अगर मेंस का देने जाएंगे तो उसमें हमारे पास आराम से 2 महीने बचेंगे, तो उस 2 महीने में हम जो आंसर राइटिंग की तैयारी कर लेंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है। आंसर राइटिंग की जो तैयारी है वो स्टार्टिंग से ही होनी चाहिए, शुरू से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 या 2 महीने
जो है वो आप कर लेते हो। आप प्रेजेंटेबल ही नहीं बन पाओगे, प्रेजेंटेशन ही नहीं दे पाओगे कि आपको कहना क्या चाहते हो, उस पर कितना लिखना चाहते हो, आपकी हैंड राइटिंग समझ ही नहीं पा रहे। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, साफ साफ लिखना और बिल्कुल उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में लिखना, स्ट्रक्चर्ड वे में उसको लिखना। ठीक है, ऐसी चीज़ लिखना जो सामने वाले के जो दिल दिमाग पर एक अच्छा इंप्रेशन डाले, उस तरीके से आपको लिखना जो है वो आना चाहिए, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो तीसरी जो सबसे बड़ी बच्चा कर रहा है कि करंट अफेयर्स को एक अलग से टॉपिक मानना। देखिए, करंट अफेयर्स को एक अलग से टॉपिक मानना बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो मेंस में इसका सबसे बड़ा योगदान होता है। कोई भी अगर न्यूज़ आती है, न्यूज़ से समझे हम कोई भी एक मान लेते हैं कि एनवायरमेंटल पॉलिसी आई। अब कोई एनवायरमेंटल पॉलिसी जो है आपने उसको न्यूज़ समझकर कर लिया, लेकिन नहीं, उससे रिलेटेड एनवायरमेंटल पॉलिसी को आप कोई ना कोई आंसर में, मेंस में आप उसमें इंटीग्रेट करके उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। तो इस तरीके का आपको हुनर होना चाहिए कि सिर्फ जो करंट अफेयर्स हैं उनको एक सिर्फ सब्जेक्ट ना समझें, उनकी अच्छे से स्टडी करें, सिर्फ उनको न्यूज़ ना समझें, उनको एक अच्छे से उस पार्ट पर रिसर्च करें। और इस तरीके की चीज़ें जो है मेंस में आपको जब आपकी राइटिंग स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ ऐसी चीज़ों को गवर्नेंस के साथ जोड़कर इंटीग्रेशन करके आप उनको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। तो करंट अफेयर्स को एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट या फिर न्यूज़ की तरह लेना हमें बंद कर देना चाहिए। चौथा सबसे बड़ी गलती जो कैंडिडेट्स कर रहे हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड रिवीजन प्लान का ना होना। बच्चा क्या करता है, आगे से आगे पढ़ता जाता है और कोर्स कंप्लीशन की तरफ बढ़ता जाता है, लेकिन उसको लगता है कि जो पुराना उसने पढ़ा हुआ है वो उसको याद ही नहीं रह रहा है। याद नहीं रह रहा है तो उसके मुख्य कारण है उसका रिवीजन ना करना। तो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान जो है कैंडिडेट को वो बनाना चाहिए, जिसके अंदर रिपीटेड रिवीजन का स्लॉट आपको देना चाहिए। चाहे 7 दिन में आप दें, चाहे 15 दिन में आप दें, चाहे 30 दिन में दें। यानी कि जो भी आपने पढ़ लिया है, उसको लर्न कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है, उसको 1 या 2 बार आपको रिवीजन का स्लॉट जो है वो देना पड़ेगा। यानी आपको अपना रिवीजन जो है वो स्ट्रक्चर्ड वे में करना पड़ेगा। अनस्ट्रक्चर्ड चीज़ें जो होती हैं वो एग्जाम टाइम पर बहुत दिक्कत करती हैं, इसलिए एक स्ट्रक्चर्ड रिवीजन प्लान जो है वो आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें आप स्ट्रेट 20 दिन में या 30 दिन में जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उनका एक बार रिवीजन स्लॉट जो है वो आप बुक करें। जो आगे का पढ़ रहे हैं वो एक अलग सिस्टमेटिक वे से पढ़ते रहें, और जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए रिवीजन स्लॉट में आप जो है जगह दें, उनको रिवाइज करें और ये जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हटाएं। रिवीजन करने से जो चीज़ें आपने पढ़ी है वो कभी आप भूलेंगे नहीं, वो याद ही रहती हैं और आगे का दूसरे स्लॉट्स में आप पढ़ाई कर सकते। पांचवी जो बच्चा गलती कर रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और पांचवी गलती का नाम है मॉक टेस्ट से बचना। जी हाँ, बच्चे मॉक टेस्ट जो है वो बिल्कुल नहीं देते हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, रेगुलर उस चीज़ को पढ़े जा रहे हैं, लेकिन वो मॉक टेस्ट को नहीं देते हैं। मॉक टेस्ट ना देने का जो सबसे बड़ा दिक्कत जो है वो ये है कि बच्चा एग्ज़ाम के प्रेशर को समझ ही नहीं पाता है कि एग्ज़ाम देते टाइम क्या प्रेशर होता है। एग्ज़ाम देते टाइम टाइम मैनेजमेंट की कितनी बड़ी वैल्यू होती है। अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आप एक्चुअल एनवायरनमेंट जो है एग्ज़ाम का वो फील कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप टाइम को भी मैनेज कर सकते हैं, टाइम की स्किल आप बढ़ा सकते हैं। सपोज करें इतने घंटे में आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, तो वो आपकी स्पीड को, एफिशिएंसी को बढ़ाएं। यानी कि हम यही कहते हैं कि डेली आपको जो है मॉक टेस्ट जो है वो देने चाहिए। इससे आपको खुद की एफिशिएंसी के बारे में पता पड़ता है, और ये भी पता पड़ता है कि आप कितने गहरे पानी में हैं, आपने कितनी चीज़ें सीख ली हैं, कितनी चीज़ें नहीं आती हैं, और कितना आपको पढ़ना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए। साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि इससे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आती है कि कितने क्वेश्चंस को आप कितने घंटों में सॉल्व कर सकते हो।
या आपने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं, कितने क्वेश्चंस को आपको स्किप करना है, या फिर और कितने क्वेश्चंस को आपको कितना टाइम में कर लेना है। ये सारी जो मैनेजमेंट होती है वो टाइम मैनेजमेंट सिर्फ मॉक टेस्ट देने से आती है। छठी और आखिरी कॉमन मिस्टेक है ऑप्शनल सब्जेक्ट का गलत चुनाव करना। देखिए, मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, जो भी आप चुन रहे हैं, वो वही सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, या उसका आपके पास स्टडी मटेरियल और वो सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल हो, यानी कि वो अदर स्टडीज से ओवरलैप ना करें। यानी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चुन रहे हैं वो उन्हीं स्टडीज में से हो जो आप कर चुके हैं या कर रहे हैं। एक अलग से नया सब्जेक्ट और उसकी नई स्टडी को खड़ा करना जो है दिक्कत कर सकता है, इसलिए आप वही सब्जेक्ट चुने ऑप्शनल में जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, या फिर आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा में या जो भी आपने किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसमें वो सब्जेक्ट पढ़ा हो, तो वो आपको अलग से एक तैयारी करना नहीं पड़ेगा, उस चीज़ का आपको फायदा हो जाएगा। तो ये आज हमने 6 कॉमन मिस्टेक्स जो है वो करी हैं। तो आज हमने आपको ये 6 कॉमन मिस्टेक्स बताई हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स से आमतौर पर होती है। बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आपको इसी तरीके की जानकारी और चाहिए तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी नए वीडियोस की आपको जानकारी मिलती रहे। साथ साथ आप कमेंट करके ये भी बताएं कि किस टॉपिक पर हमें आपके लिए वीडियो बनाना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कोई जानकारी चाहिए कमेंट जरूर करिए। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर चैनल।